हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर सीरीज ऑफ मिस्टर सनलाइट। और आज हम बात करने वाले हैं इस सीरीज में सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, हमने दो पिछली वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग बनाई थी, हमको सपोर्ट मिला है अच्छा खासा, ठीक है, ग्रो हो रहा है चैनल, लेकिन ठीक ठाक है। चलिए हम लोग आज तीसरी सीरीज यानी कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, हमने पिछले उसमें पढ़े थे 14 फैक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेजिंग फैक्ट्स। उससे पहले हमने नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, और आज हम कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक खास बनाती है। जैसे इसका पहला सेलिएंट फीचर लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद उसकी रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है, फिर उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, फंडामेंटल राइट आता है, डीपीएसपी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, सेकुलरिज्म आता है, सिंगल सिटीजनशिप आती है। तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जिनके हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेलिएंट फीचर्स, पहला सेलिएंट फीचर बहुत इजी है, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। तो ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट इज जोग्राफिकल रीजन। देखिए, अपने इंडिया का जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, उस हिसाब से हर स्टेट के लिए एक अलग अलग लॉज बने हुए हैं, ठीक है, सेंटर के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग। तो ठीक समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यूनियन एंड स्टेट्स, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो यूनियन एंड स्टेट्स के लिए लॉज बनेंगे। फिर उसके बाद तीसरी जाती है लॉयर्स लैंग्वेज। लॉयर्स लैंग्वेज का मतलब क्या है, देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, देखिए ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक लॉयर थे, ठीक है, उनका प्रोफेशन एक लॉयर था। तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई है तो वो एक लॉयर लैंग्वेज हुई है, मतलब जैसे लॉयर्स की जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखने की, तो वो सब इसकी वजह से भी लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया। और चौथा जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप मानेंगे नहीं, 55% ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट इज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज देखते हैं। एज आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the lengthiest constitution, one of the main feature is it is taken from various sources. Actually it is not taken, it is researched, मतलब उनसे उनके कॉन्सेप्ट लिए हैं, चुराया नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट लिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 55% जो है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब अगला आता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी तो मैंने पिछले उसमें भी बोल दिया था कि कुछ अमेंडमेंट्स रिजिड होते हैं, नहीं हो पाते हैं, बहुत टफ होते हैं। और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो अमेंड इजीली हो जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखी है, रिजिडिटी का मीनिंग है विच कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड, मतलब करेक्शन नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल मीन्स कैन बी इजीली अमेंडेड। अब ये कहना क्या चाहता है, सम पार्ट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी प्रोविजन और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। कुछ हैं ऐसे, बट there are certain provision which can be amended only when a bill for that purpose is passed in each house of the parliament by majority that is not less than 2/3 of the members of that house present and voting। मतलब अमेंड तभी अमेंडमेंट होगा जब एक बिल पास होगा किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में और वो बिल किसी मेजॉरिटी से जीता हुआ हो। अगर लेस देन 2/3 होगा, उसमें जो वोटिंग हुई होगी, अगर लेस देन 2/3 होगा तो वो अमेंड नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई इट इज रिजिड। और इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो फ्लेक्सिबल भी हैं, ठीक है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। होप यू गॉट दिस पॉइंट। द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट। ओके, अब हुआ क्या, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी लिटरेसी रेट थी 7.5। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट वाज अबाउट 7.5। सो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर लाफिंग एट अस and they were saying the country which is having about 7.5 literacy rate, how can it be democratic? So then our father of Indian constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, took a bold step and gave us universal adult franchise. And in this adult franchise it was said every Indian who is, in that time it was 21 years old, now it is 18 year old. He said every Indian who is 21 year old or who is above that is entitled to vote in the election irrespective of caste, sex, race, gender और status। तो आप देख लीजिए, लिटरेसी रेट 7.5 था हम लोगों का, और उस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज निकाली।
आप समझ रहे हैं। और उसमें हर किसी को जो भी 18 से ऊपर है, तब 21 था, अब 18 हो गया है, 21 से ऊपर था, उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सेक्स का हो, रेस का हो, रिलीजन हो, या फिर कोई भी उसका स्टेटस हो, गरीब हो या फिर अमीर हो। अगला आता है इसका मेन फीचर, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं ये पहले भी अपना नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता चुका हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, विच इज प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर हाउस। देखिए हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और अगर बात करें यूएसए में, तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पे को आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप है जो कि प्रेसिडेंट है, सबसे सुप्रीम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स एंड टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 यानी कि 10 आर्टिकल स्टेट से लेकर आर्टिकल 35 तक। फिर इसके बाद ये कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स थे, उसके 10th अमेंडमेंट से, उसके जो अमेंडमेंट हुए थे उससे, बिल ऑफ राइट्स से ये फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। Article 12 to 35 deals with the fundamental rights, as I have told you earlier. The next is fundamental rights are guaranteed rights. Okay, nobody can violate it or contravene it. मतलब जो fundamental rights हैं वो guaranteed rights हैं, इनको कोई ना वायलेट कर सकता है ना इनका कोई कंट्रावेंशन करता है। अगर कोई वायलेट करता है, if violated, citizen have the power to go to Supreme Court under Article 32. It is given in the Article 32. If your fundamental rights are violated, you have the full right to go to Supreme Court. And under Article 226, you have a right, if your fundamental rights have been broken, then you have a right to go to High Court under Article 226. They will issue a writ against that state or particular person and protect your fundamental rights. Okay, this was all about fundamental rights. Hope you got all this. फंडामेंटल राइट्स पे एक बढ़िया वीडियो बनेगा। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 एक एक करके समझाया जाएगा। तो उसको बांटा जाएगा। आर्टिकल 12 से 21, 21 से 35 एक अलग बनाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, हम सब कुछ क्लियर करेंगे। इसके बाद आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये जब बनाई गई थी तो उस समय ये सोचा गया कि आने वाले टाइम पर जो भी हमारी राजनीति होगी उस हिसाब से ये प्लान किया जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा सोच लिया था कि अगर आने वाले टाइम पे हमारा जो फ्यूचर है इंडिया का, अगर ऐसा होगा तो वो इस हिसाब से चलेगा। मतलब एक पाथ सेट किया था DPSP में। और ये क्या कहता है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बट जैसे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल थे, DPSP नहीं है। ओके, इफ द स्टेट इज अनेबल टू इम्प्लीमेंट एनी प्रोविजन ऑफ पार्ट 4, नो एक्शन कैन बी ब्रोट अगेंस्ट द स्टेट इन अ लॉ कोर्ट। इसका एक मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को केसेस दिमाग में रखने होते हैं, इसलिए मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। इस केस में जो कहा गया था कि इन दिस केस द जजमेंट वाज बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। मिनर्वा मिल्स केस 1980, प्लीज ये याद रखिएगा, DPSP के कॉन्सेप्ट में लिखने का काम आएगा। इसके बाद है सेक्युलरिज्म, मतलब इट वाज secularism it was added before when the constitution was made. It was not added, sorry, it was written wrong here. It was not added before when the constitution was made. मतलब जब constitution बना था तो इसके बारे में कहीं नहीं लिखा था सेक्युलरिज्म के बारे में। It was added to the preamble, इसको preamble में ऐड किया था आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में सेक्युलरिज्म ऐड हुआ था। और क्या कहता है कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच गिव्स कॉन्क्रीट शेप टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। मतलब आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को कॉन्क्रीट शेप दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद कहता है कि सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक। अब हम सेक्युलरिज्म हो गया। इसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। ये कहती है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम जापान, मेड इन जापान ब्रो। So
व्हाट डज इट से? इट सेज फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट्स एज अ रिमाइंडर। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज आई कब? तो हुआ ऐसा, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ, तब एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 के एक क्लॉज में रखा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी नाम याद रख लीजिए। 1976 जब अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो तब स्वर्ण सिंह कमेटी गठित हुई थी और उसमें पार्ट 4 एक में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया था। लेटर ऑन पहले तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो जाती है, तो ये टोटल हो जाते हैं 11। और सेम एज डीपीएसपी, इट इज नॉन जस्टिसेबल, मींस स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स देम थ्रू द कोर्ट, राइट? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट salient feature which is single citizenship. Okay, though the Indian constitution is federal, it's not federal, it's quasi-federal. Yeah, I know, I have told it before also, but it's quasi-federal, but people used to say it is a federal constitution. Though the constitution of India is federal and provided for dual polity, both at center and state, मतलब सेंटर पे भी अपने पावर्स हैं और स्टेट पे भी अपनी पावर्स हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए, वो भी बताया है। इट प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल इंडिया। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, होने का वो फेडरल है, लेकिन वहां भी सेंटर और स्टेट का है लफड़ा, लेकिन वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, मतलब आपको देश की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और स्टेट में जहां आप रह रहे हैं उसकी नागरिकता भी लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर आप इंडिया के हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता ही काफी है, आपको स्टेट की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। यही है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। अगर आपको सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना है तो आप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पढ़ सकते हैं, आपको सिटीजनशिप की हर एक जानकारी मिल जाएगी। और लास्ट चीज है, देयर इज नो स्टेट सिटीजनशिप, वन सिटीजनशिप विच इज इंडियन सिटीजनशिप। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन, प्लीज हमारे चैनल बढ़ाइए। हमारा एक परसों वीडियो अच्छा खासा वायरल हो गया, जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, प्लीज इसको भी वायरल करें। थैंक यू सो मच, और हाँ, प्लीज अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।